નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના સર્જક સાથે સંવાદ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, સર્જક સાથે સંવાદમાં આજે એક એવા વ્યક્તિત્વ વિશે વાત કરવી છે જે સાયન્સમાંથી પાછા કવિતા તરફ, એટલે એક પોલથી સાઉથ પોલથી નોર્થ પોલ, પરંતુ બેલેન્સ એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને એક બેલેન્સ રાખીને કવિતા, સાહિત્ય, લિટરેચર અને પાછું સાયન્સ બંનેને સાયન્સના પ્રયોગોમાંથી, અવલોકનોમાંથી પાછી કવિતા જન્મે છે. એટલે પૂર્ણપણે સાયન્ટિફિકલ કવિતા જેને કહી શકાય કે ફિલિંગ્સ સાથે પાછી સાયન્સ ફિલિંગ્સ. ઓશો જે વાત કરે છે, જોરદારથી બુદ્ધા, પ્રેમ ભર્યો માણસ પણ બુદ્ધિશાળી પણ હોય, એવા માણસની અત્યારે જરૂર છે जो प्रेम से भरा हो लबालब और उसमें इंटेलेक्चुअलिटी भी इतनी हो, धीमान जी. तो ऐसे आदमी की कल्पना जो परम प्रिय ओशो ने की थी, मतलब वो कविताएं तब जन्मती है. सर्जक साथे संवाद में मैं आज थोड़ा गुजराती हिंदी करूँगा क्योंकि हमारे हिंदी साहित्यकार से रूबरू होना है हमको. तो दर्शक मित्रों, जीटीपीएल परिवार वती ने आप सब दर्शक मित्रों वती आदरणीय श्री ऋषिपाल धीमान जी का हम स्वागत करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार ऋषिपाल जी, जीटीपीएल में आपका स्वागत है. धन्यवाद. प्रथम क्वेश्चन आपसे वो कि आपका जन्म रुड़की, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, गंगोत्री, जो मुरारी बापू के संग में हम 250 सर्जक अभी 2-4 साल पहले ही गए थे. हरिद्वार से होके उत्तरकाशी और गंगोत्री, तो वो पूरा देवभूमि से हम वहाँ पर माथा टेक के आए हुए हैं. वहाँ का आपका जन्म है. फिर आप विक्रम साराभाई में एज अ साइंटिस्ट यहाँ पर जॉइंट होते हैं. फिर कविता के साथ आपका पाना, मतलब कविता से आपकी हृदय से हृदय की बातें होती है. फिर आप साइंटिफिकल तो हो ही, फिर कविता, ये सब बातें आपके मुंह से सुननी है कि कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, रुड़की से, अहमदाबाद से आसाम, फिर अहमदाबाद, ये सब बातें आपके मुंह से सुननी है सर, आपके जन्म से लेके. देखिए, ऐसा है, वैसे तो सब आपके जो पूर्व जन्म के आधार पर आपका सब कुछ तय होता है कि कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ आपको कहाँ का दाना पानी, कर्मभूमि कहाँ जन्मभूमि आपकी. तो रुड़की में जरूर के पास में गांव है, बल्कि माधोपुर, वहाँ का पैदा हुआ हूँ मैं. और किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ. घर में खेती थी. खेती सारी मेरी हाथ की हुई है. सब खेती काम जानता हूँ मैं. पिताजी मिलिट्री में थे. तो पहले प्राइमरी शिक्षा गांव में हुई. तो इसके बाद शहर रुड़की पास में ही है, जो जिला हरिद्वार में आता है. वहाँ फिर 6ठी से लेकर के वहाँ पढ़ाई हुई मेरी. साइंस से पढ़ा हूँ मैं. एमएससी और पीएचडी मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से की, जिसको आईआईटी रुड़की बोलते हैं अभी. और पीएचडी डिग्री लेने के बाद अहमदाबाद में विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर मैं आया था. यहाँ करीब 3-3.5 साल रहा. तो वहाँ विज्ञान शिक्षण और विज्ञान प्रसार का कार्य था. वहाँ भी मेरी 2 किताबें यहाँ पे प्रकाशित हुई हैं, फन विद केमिस्ट्री और टेस्टिंग फूड फॉर एडल्ट्रेशन. फिर कविता से मेरा लगाव तो बचपन से रहा है. मैं रेडियो पे कोई प्रोग्राम आता था कविताओं का, कवि सम्मेलन मुशायरा सुनता था. और रुड़की शहर जो है हमारा, वहाँ पे साल में एक ऑल इंडिया लेवल का कवि सम्मेलन और एक ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा जरूर होता था. और मैं हमेशा जाता था, रात भर जगता था, सुनता था. तो अच्छे अच्छे कवियों को सुना हमने. नीरज जी को सुना है, संतोष आनंद जी को सुना है, और बशीर बद्र जी को, सभी अच्छे, नूर लखनवी साहब, अच्छे अच्छे शायरों को सुना है. तो गांव में भी कई गज़लों के प्रोग्राम होते, सुनते थे, लगता है कि मैं भी कुछ लिखूं, तो मन में रहता था. तो लिखता रहता था. लिखना तो मैं स्कूल लाइफ से चालू कर दिया था, लेकिन किसी को बताता नहीं था, बस लिखता रहता था अपने. कभी कविताएँ लिखी, कभी कहानियाँ लिखी. फिर अहमदाबाद में आ गया मैं, यहाँ रहा करीब 3-3.5 साल. फिर ओएनजीसी में मेरी पोस्टिंग हो गई और ट्रांसफ़र मेरा आसाम हो गया. आसाम में रहा हूँ 4-5 साल. फिर वापस अहमदाबाद आना हुआ, यहाँ से फिर आसाम ट्रांसफ़र हुआ. और ओएनजीसी की नौकरी के दौरान कभी साउथ में रहे, कभी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे. तो पूरे देश के लोगों से हमारा संपर्क रहता रहा. और पहली मैं गज़ल लिखता था, और गज़ल, लेकिन मैं सोचता था पहले कि हिंदी में गज़लें कहाँ लिखी जाती हैं, कौन समझेगा. उर्दू वाले हैं, उर्दू में लिखी जाती है गज़ल. तो मैंने उर्दू भी सीखी. तो फिर क्या हुआ, कुछ किताबें मुझे पढ़ने को मिली हिंदी गज़लकारों की. तब मुझे लगा हिंदी में गज़लें कही जाती हैं. तो फिर मैं दुष्यंत कुमार को तो खैर मैंने बाद में पढ़ा, उससे पहले कुछ और लोगों को पढ़ा मैंने. फिर उस्ताद ख्वाब अकबराबादी साहब से मेरा संपर्क हुआ. तो गज़लों की बारीकियाँ मैंने सीखी. और इस तरह से मेरा पहला गज़ल सर है 1986 में, 1996 में आया है. ये शबनम एहसास, ये पहला गज़ल संग्रह मेरा आया है. और ये गुजरात साहित्य अकादमी और कई संस्थाओं से पुरस्कृत भी हुआ ये संस्था. फिर उसके बाद
गज़ल तो लिखता रहता था। फिर सन 2000 में मेरी दूसरी किताब है गज़लों की, ये हवा के कांधे पे। हवा के कांधे। हाँ। तो मैं जी, दूसरा जी, क्वेश्चन जी, वही जी, ऋषिपाल जी जी, आपसे वही जी, करना था जी, कि जी। कुल कितनी किताबें प्रकट हुई, और पहली किताब तो आपने बताई वो थी, तो कुल कितनी किताबें हाँ, आपकी? कुल देखिए गज़लों की मेरी कुल 5 किताबें हैं। ये जो मैं बताया आपकी 2 किताबें ये, फिर एक ये जो छूना चाहूँ तो ये 2012 में आई है किताब। फिर ये 2019 में तस्वीर लिख रहा हूँ, ये किताब आई है मेरी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये भी साहित्य अकादमी और कई संस्थाओं से पुरस्कृत हैं, बाहर की संस्थाओं से भी। हाँ। और ये भी हाल ही में रास्ता दिल का ये संग्रह मेरा आया है 2022 में। 22 में। ये भारतीय ज्ञानपीठ से आया है। हाँ जी, हाँ जी। और ये साहित्य लोक संस्था के तत्वाधान में गुजरात के 85 कवियों की कविता का संकलन एक निकला था अभी, उसका संपादन में क्या हिंदी में जो लिख रहे हैं उसमें ये उजाले की ओर। उजाले की ओर, हाँ, सही इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा गुजराती है या कोई और मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वो ऐसे कवि बहुत सारे हैं जो हिंदी और गुजराती दोनों में खूब लिख रहे हैं। तो उन सब की कविताएं भी इसमें हैं, उजाले की ओर। उजाले की ओर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऋषिपाल जी, परिवार में कौन कौन है? और आप जब एक तरफ से साइंटिफिक के लेवल के आदमी आप रहे, विक्रम साराभाई में काम किया, फिर ONGC में, तो फिर आसाम में भी गए, तो और साहित्य का काम भी दूसरे हाथ से चलता रहा, और ये भागा दौड़ भी चलती रही। तो परिवार का कैसा सहयोग रहता है जब आप कविताएं करते हैं, ऐसे बाहर आउट रूटिंग का काम करके आके फिर कविता में बैठ जाते हैं, तो परिवार वालों का, परिवार में कौन कौन है और परिवार का सहयोग कैसा? देखिए ऐसा है, अभी परिवार में तो अभी मेरी माँ है, माँ तो अभी गांव में रहती है। हाँ जी। पिताजी तो नहीं रहे हैं। मेरी पत्नी है रजनी, वो भी अच्छी कवित्री है और हिंदी की शिक्षिका है। बेटी है दिव्या, जो अभी एनवायरमेंटल इंजीनियर है USA में, और बेटा अभी LLM कर रहा है, लॉ का पढ़ाई कर रहा है बेटा। तो परिवार का सहयोग रहता है। ये बात जो आपने पूछी, मुझे कई लोगों ने ये बात पूछी है। कई लोग तो कहते हैं यार आप विज्ञान के आदमी और ये साइंस से, ये कविता से क्या संबंध है? तो मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं हूँ केमिस्ट्री का आदमी, केमिस्ट्री रसायन है और कविता रस है, तो रस दोनों में है, हमें वही नंबर तो, 1। तो आपको, और दूसरे की ये ज्ञान तो बहुत बड़ा है, विशाल है। हमने ज्ञान को खाली बांट दिया कि हम ये साहित्य है, ये विज्ञान है, ये गणित है। वास्तव में तो एक ही है, सब ज्ञान का सूत्र तो एक ही है, लेकिन ज्ञान इतना ज़्यादा है उसको बांटना पड़ता है हमको। तो मेरा तो मानना है कि एक वैज्ञानिक को एक कवि का दिल रखना चाहिए और एक कवि को वैज्ञानिक की दृष्टि रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए, तभी समाज का कल्याण होता है। अच्छा, मैं कई बार पूछते कि आप कविता कब लिखते हो यार? कई लोग कहते हैं भाई हमको समय नहीं मिलता, ये करता। हम भी, मैंने तो फील्ड ड्यूटी की है, 16 घंटे की ड्यूटी की है। मैं तो ऐसा नहीं कि काम ONGC में तो सही बात, फील्ड ड्यूटी हमारी रही है, तो रात ड्यूटी करके आ रहे हैं, जिसमें जाग रहे। और हमारे कई बार जहाँ काम रहते हैं, जहाँ ड्यूटी पॉइंट, वो 2-2 घंटे बस में लगते थे। तो मेरी ज़्यादातर जो मेरा ऐसा है, मैं जब नौकरी पे रहता था या जॉब में कहीं भी रहा हूँ, तो मैं नौकरी का रहता हूँ पूरा, एक सेकंड में अपने लिए नहीं रखता हूँ, काम में रहता हूँ पूरा 100%। मैं कविता की मैं सोचता भी नहीं। और जब मैं घर में रहता हूँ तो 100% घर वालों को रहता हूँ, काम की उपलब्ध। मैं अपना काम की सोचता ना अपनी कविता की सोचता, भी घर वालों को रहता हूँ। जब मुझे आज तक घर वालों ने कभी सोते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैं सबके सोने के बाद सोता हूँ और सबके उठने से पहले उठ जाता हूँ। क्या बात है। तो जो समय निकालता मैं अपने आराम के समय से निकालता हूँ, जो भी निकाला मैंने। बहुत अच्छा। मतलब या तो घूमने जाता हूँ, साइकिलिंग करने जाता हूँ, साइकिल आज भी चलाता हूँ मैं। हाँ, या कहीं यात्रा होती है, तब जैसे ड्यूटी पॉइंट था मेरा, तो 2 घंटे जा रहे बस में बैठे हुए, 1 घंटा, तो मैं चुपचाप बैठ जाता पीछे जाके, मैं अपनी कविता सोचता था। जर्नी पीरियड में भी कविता हुई है ज़्यादातर। बाकी काम में कविता की बात नहीं, घर में कविता की बात नहीं है। जो मेरा अपना टाइम है उसमें से समय निकाल करता हूँ, क्योंकि जब आपको लगन है तो फिर आप समय मिल जाता है। नहीं, फिर भी जब परिवार वाले सोचते हैं कि तो कवि बन गए, उसके बाद जब कोई फंक्शन में जाना होता है तो चलो परिवार को बोलते चलो आप भी आओ, तो उस टाइम पे सहयोग, मतलब कविता के पक्षी कैसा सहयोग है? हाँ, परिवार का? हाँ, नहीं, परिवार का पूरा सहयोग मिला। मैं इस बार भाग्यशाली हूँ। साइंटिफिक से फिर कवि का लेवल लग जाता है, तो फिर सहयोग परिवार का। हाँ, नहीं, परिवार का सहयोग मेरा पूरा रहा है। और माँ शारदा की कृपा रही है कि मैं जब गज़लों की फील्ड में आया, जब तो मैं मंच संचालन भी कर लेता था, लेकिन मंचों को मैं बहुत ज़्यादा वरीयता देता नहीं हूँ। मंच मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कभी रहा नहीं। मेरे लिए लेखन महत्वपूर्ण है, अच्छा लिखूँ, वो पत्र पत्रिकाओं में छपे, किताब में छपे ना छपे, उसका मुझे वो मोह नहीं। हाँ, जो लिखूँ वो जो मैं 2 साल पहले लिख रहा था उससे बेहतर लिखूँ आज, तो मेरा कुछ फ़ायदा है कविता करने का, वरना नहीं। तो मैं निरंतर अपने अंदर एक उत्तरोत्तर आपकी कविताओं में निखार होना चाहिए, वो मेरा प्रयास रहता है। और मैं आज भी अपने आप को एक साधक
एक शिक्षार्थी मानता हूँ कि मैं गज़ल की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ। आपके इंट्रोडक्शन में मैं वही बोला कि जोरबा दे बुद्धा, जोरबा जापान का एक जी 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 जो है जो साइंटिफिकल है पूरा अप्रोच, जी। बुद्धिशाली इंटेलेक्चुअल है, और बुद्धा अपना मतलब प्रेम करुणा से भरा हुआ। तो आदमी को 2 लेवल से हो तब आदमी पूर्ण होता है, जो जी, रजनीश जी ने बोला था। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। वही बात लेके आपसे हाँ, मतलब बिल्कुल, वो होना चाहिए जो आपने भी बोला कि विज्ञान की सोच होनी चाहिए जी, और जी। कविता की वही- मतलब दिल में रख के कविता, जी, दिल की जी, जी। दिल से कविता होनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, तो आदमी परिपूर्ण होता है। जी जी धीमान जी, आपकी किताबें बहुत जगह पे मतलब अवार्ड भी मिला है, तो मुख्य कितने अवार्ड मिले उनकी थोड़ी बात हो जाए। देखिए, मुझे पहली किताब को जो देखिए अवार्ड तभी बहुत मिलते हैं, लेकिन जो पहला पुरस्कार होता है उसकी बड़ी दिमाग में छवि रहती है हाँ कि जी, हाँ जो जी। पहला पुरस्कार आता है। देखिए, पहले ये शबनम एहसास को पहला पुरस्कार एक तो साहित्य अकादमी गुजरात ने दिया था पुरस्कार, बराबर, फिर हिंदी विभाग का। हिंदी विभाग का, और दूसरे आगरा की एक संस्था है अंजुमन मुहिबान उर्दू की संस्था है वो, उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की गज़ल संग्रह की प्रतियोगिता रखी थी, और एक ही पुरस्कार था उनका, और संयोग से मेरी पुस्तक को पुरस्कार मिला था। क्या बात है। और उन्होंने मुझे बुलाया था आगरा में, वो सम्मान आज भी याद है मुझे। एक मैकश अगरावादी बहुत मरहूम पुराने शायर हैं, उनके पोते वगैरह हैं, तो उनके बहुत पुराने शायर थे, उनके घर पे प्रोग्राम रखा गया था, और आगरा के बड़े बड़े उर्दू के शायर, हिंदी के कवि वहाँ मौजूद थे। तो वो कार्यक्रम आज भी मुझे याद है। उस्ताद ख्वाब साहब, ये बड़े बड़े उस्ताद शायर वहाँ थे, उनकी मौजूदगी में मुझे चकबस्त लखनऊ साहित्य सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। वो लिखा हुआ आज भी उन्होंने, बड़े मतलब सम्मान, वो पुरस्कार आज भी आते हैं। उसके बाद फिर साहित्य अकादमी से पुरस्कार और भी मिले मुझे, जैसे अपनी मेरी ये जो छूना चाहूँ तो को। इसके अलावा एक सृजनात्मक संतुष्टि संस्थान है जोधपुर का, वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में मेरे गज़ल को पुरस्कार मिला। और फिर ये किताब को मेरी तस्वीरें लिखना, इसको भी साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, और बाहर की कई संस्थाओं से पुरस्कार हुआ। तो पुरस्कारों की तो कोई मतलब कमी नहीं रही, माँ शारदा की कृपा रही है बस। तो आपकी कविताएं कुछ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, दर्शक मित्रों के साथ आप शेयर करिए। देखिए, इरशाद इरशाद, हाँ आपकी कुछ गज़लें। हाँ चलिए, 2 गज़लें आपको सुनाता हूँ। देखिए, मेरी गज़ल है, शेर देखिए। इरशाद इरशाद। दर्द को मैं ज़बान देता हूँ, दर्द को मैं ज़बान देता हूँ, दर्द को मैं ज़बान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ। वाह। दर्द को मैं ज़बान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ, और कल्पनाओं के पंछियों को मैं, कल्पनाओं के पंछियों को मैं एक खुला आसमान देता हूँ। बहुत अच्छे, शुक्रिया। कल्पनाओं के पंछियों को मैं एक खुला आसमान देता हूँ, और ऐ जहाँ के गमों रहो आकर, है जहाँ के गमों रहो आकर, अपने दिल का मकान देता हूँ। बहुत अच्छे कवि। शुक्रिया। ए जहाँ के गमों रहो आकर, अपने दिल का मकान देता हूँ, और वो मेरी जान का बना दुश्मन, वो मेरी जान का बना दुश्मन, और मैं उस पर जान देता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। दोबारा। शुक्रिया। वो मेरी जान का बना दुश्मन, और मैं उस पर जान देता हूँ, और शामियाना दुआओं का अपनी, शामियाना दुआओं का अपनी, आ तेरे सर पे तान देता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा। शामियाना दुआओं का अपनी, आ तेरे सर पे तान देता हूँ। और शेर देखिए कि जिंदगी तेरी पाठशाला में, जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज़ एक इम्तिहान देता हूँ। बहुत अच्छा। जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज़ एक इम्तिहान देता हूँ, और ख्वाब के खेत बिक गए कब के। बहुत अच्छा मिसरा। शुक्रिया। ये शेर मेरा सबसे पसंदीदा शेर है, सबको पसंद आता है शेर। देखिए, ख्वाब के खेत भी कितना। शुक्रिया। ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ। अच्छी बात है। शुक्रिया। ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि मैं ज़ुबान से कभी नहीं फिरता, मैं ज़ुबान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही ज़ुबान देता हूँ। बहुत अच्छे। क्या बात है। वैसे कम ही ज़ुबान देता हूँ। और एक गज़ल 2-3 शेर और सुनिए। ये शेर मेरा पसंदीदा शेर और काफ़ी लोकप्रिय शेर है मेरा। ये देख, इस गज़ल का इसका मतलब जो है कि यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहूँ तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहूँ तो फिर आसमान कुछ भी नहीं, और बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें, बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। क्या बात है।
क्या बात। बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। और मैं सच को जानता हूँ ये भरम मेरा टूटा। मैं सच को जानता हूँ ये भरम मेरा टूटा, जो मैंने जाना कि सच्चा बयान कुछ भी नहीं। सही बात है, बहुत अच्छे। जो मैंने जाना कि सच्चा बयान टूटा कुछ भी नहीं, और मिलूं जो उससे तो सर शान से झुका के मिलूं। बहुत अच्छे। मिलूं जो उससे सर। तो सर शान से झुका के मिलूं। मेरे लिए ये ज़माने की शान कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे लिए ये ज़माने की शान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और लिख ले गज़ल का मतलब 2-3 शेर और सुन लीजिए। हाजी हाजी हाजी, इरशाद इरशाद। ये गुजरती जा रही है शब, ख्याल उसका नहीं जाता। गुजरती जा रही है शब, ख्याल उसका नहीं जाता है। पल के नींद से बोझल मगर सोया नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है। दोबारा 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 शिवाल जी। शुक्रिया। कि गुजरती जा रही है शब, ख्याल उसका नहीं जाता है। पल के नींद से बोझल मगर सोया नहीं जाता। और ये शोहरत की बुलंदी है संभल कर तू इसे छूना। ये शोहरत की बुलंदी है संभल कर तू इसे छूना। यहाँ गिरने का डर है देर तक ठहरा नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ गिरने का डर है देर तक ठहरा नहीं जाता। और वो जो चाहे वही होता है, अपनी है कहाँ मर्जी। वो जो चाहे वही होता है, अपनी है कहाँ मर्जी। हमें तो हुक्म मिलता है, हमें पूछा नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। हमें तो हुक्म मिलता है, हमें पूछा नहीं जाता। और वो मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। दोबारा दोबारा। शुक्रिया। मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। और शेर देखिए कि वो बेदर्दी से मुफलिस का निवाला छीन लेते हैं। वो बेदर्दी से मुफलिस का निवाला छीन लेते हैं। मगर हमसे तो गुल भी शाख से तोड़ा नहीं जाता। क्या बात है। शुक्रिया। मगर हमसे तो गुल भी शाख से तोड़ा नहीं जाता। और ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों। ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों। मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। क्या बात है। ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों। मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। और हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। परिंदा हूँ जमी पर चैन से बैठा नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परिंदा हूँ जमी पर चैन से बैठा नहीं जाता। और तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नजर रखना। तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नजर रखना। सभी जज्बात को अशार में ढाला नहीं जाता। वाह, सभी अशार जज्बात में। शिवाल जी, गुजरात में अभी आप चांदखेड़ा में, अहमदाबाद में स्थायी हो, तो यहाँ पर हिंदी कविता की कुछ प्रवृत्तियाँ भी आप करते हो। कौन सी संस्था लेके चल रहे हो और भविष्य में क्या प्लान है? देखिए साहब, ऐसा है यहाँ एक, ऐसे तो अब तो बहुत सारी संस्थाएं रही हैं, लेकिन जो साहित्यालोक नाम की एक संस्था है जो हिंदी साहित्य को समर्पित संस्था है, 1967 से कार्यरत है। हाँ जी, हाँ जी। और संयोग से मैं उस संस्था का सदस्य रहा हूँ। हाँ जी। और इससे जुड़ने के बाद ही मुझे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। और इसमें बड़े बड़े कवि रहे, काबरा जी रहे, रामचरित वर्मा जी रहे अच्छे। और इसमें हिंदी, गुजराती, उर्दू सभी के कवि हैं। बहुत सारे हमारे कवि बंद हैं जो गुजराती, जिनकी मातृभाषा है, हिंदी में जो कविता करते हैं। तो हमारे यहाँ 50-60 सालों से मासिक गोष्ठियाँ होती हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कवि का विकास गोष्ठियों में होता है, कवि सम्मेलनों में नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वर्कशॉप है, गोष्ठी है, गोष्ठी वर्कशॉप है, कार्यशाला है। कवि सम्मेलन तो क्या होता है कि एक आपने 2-4-10 कविताएं जो हिट होती है वो हर जगह सुनाते रहते हो आप, तो आपको तालियां बज जाती है, पैसा मिल जाता है, बस उतना ही है। तालियां में बिखर जाता है, बस और कुछ नहीं। कविता नहीं, कविता गोष्ठी में होती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो इसमें उसमें क्या करते हैं, गोष्ठियाँ तो मेन प्रवृत्ति है। उसके अलावा कुछ संकलन निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताया, ऐसे 4-5-6 संकलन निकल चुके हैं, जिसमें जो कवि अपनी खुद की कविताएं जिनकी के संकलन नहीं आ पाए, उन सब की कविताएं इस रूप में समाज के सामने आती हैं। तो ऐसे संकलन हम लोग निकालते रहते हैं। और मेरा तो जैसे हमारे कई लोग हैं जो गीत के जानकार हैं, कोई दोहे के जानकार हैं। मैं ख़ास तौर से गज़ल में जानकारी क्या थोड़ा सीख रहा हूँ, मतलब मैं, लेकिन जितना जानता हूँ सबके साथ मैं साझा करता हूँ। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो नए सीखने वाले हैं, गज़ल के बारे में कोई भी सीखना चाहे, एक बड़ा मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक बार ये पहली किताब मेरी जब छपी थी, इसमें एक चीज़ बड़े बता रहा हूँ भाई, कई बार कैसी चीज़ें वो माँ शारदा क्या करवा देती। ये पहली किताब जब छपी थी 96 में, इसमें मैंने क्या किया था, हर जितनी जो भी गज़लें हैं
उनके नीचे में उसकी गज़ल के बहर का नाम और छंद सब लिख दिए थे, हाँ जी, हाँ जी। उसकी मात्राएं सब लिखी थी, हाँ जी। इसी में प्रयोग किया था मैंने। ऐसे में कहा जानकारी के लिए, तो जो जानकार है वो तो उनको पैमाना मिल जाएगा जांचने के लिए, तो लेकिन मैंने ऐसे ही दे दिया था। लेकिन मुझे कई लोग मिले जो जानते नहीं थे गज़ल के बारे में, कहते यार ये क्या है, ऐसा कुछ होता है क्या। एक मेरे पे एक दिनेश दवे करके कवि हैं, गुजराती बहुत अच्छे कवि हैं मुझे, उस समय वो बहर में नहीं लिखते थे, उनके हाथ ही किताब लगी, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। कैसे कैसे हो जाता। तो वो मुझे मिले 5-6 साल इस किताब छपने, 5-6 साल बाद मुझे कहीं मुलाकात हुई, वो कह रहे धीमा जी मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी किताब पढ़ी है शबने में एहसास। हाँ जी, हाँ अरे मैंने कहा बहुत खुशी हुई कि मैं आपने जो लिख रखा है क्या है। बहर में सब लोगों से पूछा है, उर्दू में गुजराती में बहुत अच्छे गज़लकार हैं, सबसे पूछा है तो उन्होंने बताया भैया बहर है भाई, मात्राएं हैं। तो फिर मैंने गुजराती में तो अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध भी हैं, हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, आज तो हैं, पहले हिंदी में गज़लों की जानकारी व्याकरण उपलब्ध नहीं था, गुजराती में थी, उर्दू में थी। तो सब लोगों ने बताया तो मैंने सीखा बहर को, और उसने मुझे गुजराती में परफेक्ट बहर में गज़लें सुनाई, वाह। और 1-2 गज़लें हिंदी में सुनाई। तो मैं खुश हो गया, भाई मेरा प्रयास धन्य हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर उससे पढ़ के प्रेरणा लेकर मान लिया बहर सीखी, उसने छंद सीखा और वो परफेक्ट बहर में गज़लें उसने सुनाई मुझे। तो अभी हाल ही मुझे 20 साल के बाद अभी मुलाकात हुई इस बंदे से, वो अच्छी लिखता है। तो मैं कहा भाई एक व्यक्ति अगर मेरी किताब पढ़ के एक अच्छी राह पे चला तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो नए सीखने वाले गज़ल के बारे में, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत है गज़ल में, हिंदी में हमारे यहाँ कहीं लोग गज़ल के नाम पे कुछ भी लिख रहे हैं, एक के बाद एक तुक मिल गया उसको गज़ल समझ लेते हैं, जबकि गज़ल का जो है मामला थोड़ा अलग है। मासूम है, मुलायम है, थोड़ा उसको समझना, उससे पेश आना, गज़ल को मतलब सुनना, वो भी एक बहुत बड़ी कला होती है। समझना, एक मिसरे के बाद जो आपने सोचा होगा भी ये मिसरा ये आएगा और वो ना आए और कमाल हो, तब वाह निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो तो वाह निकलती है। धीमान जी आप उसमें बहुत मतलब आप तो सालों से लिख रहे एक बुजुर्ग, मतलब कहीं शायरों को सुना है, नए शायरों से भी पाला पड़ा है, तो आज के शायरों को, आज के कवियों को, साहित्यकारों को आपका संदेश सर? देखिए साहब, मेरा संदेश तो यही है कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट होता नहीं। आजकल क्या हो गया कि सबको, वो क्या ना अंग्रेजी में एक शब्द है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सबको तुरंत वाहवा चाहिए। अभी क्या हो रहा है, खासतौर से ये सोशल मीडिया, इसमें तो अराजकता का माहौल हो गया, जो चाहे लिख दो अब तुरंत। वो कहीं आप या जिसको समय से पहले आपका मैच्योरिटी आई नहीं और आपका मंच मिल गया तो भी गड़बड़ हो जाता है। वो मंच मिल गया, उसका आप बताओ, अरे क्या बात करें, वहाँ इतनी तालियां बजी मेरी, वहाँ इतनी वाहवा मिली, इतने मंच मिल रहे, आप क्या बता रहे, कमी है। तो अगर आपको देखिए समय छानता है, दुरुस्त रचनाएं बचेंगी, हजारों रचना लिखी रचनाकार है, लेकिन जो अच्छी रचनाएं वही बचेंगी आपकी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब समय के साथ ताली बजा लो, अनजान लोगों के सामने ताली बजा लो, उससे कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अगर लिखना है तो उसको गंभीरता से लिखें, गंभीरता से, बिल्कुल। चाहे गीत हो चाहे गजल हो। आप गीत लिख रहे हो तो गीत के परम जान गीत है, आप दोहे लिख रहे हो, आपको पता ही कुछ भी लिख रहे हो, अरे 13-11 मात्रा उस विधान है, गीतों दोहों का विधान है, गीत है, मुक्तक है, कुंडली, जो भी लिख रहे हो आप उसको जानिए, और आपको जानकार लोग मिल जाएंगे आपके अंदर। अभी क्या हो रहा है, और दूसरा मेरी सलाह रहती है हमेशा से कि कोई भी कविता आपने लिखी उसको तुरंत दुनिया को मत सुनाओ, पहले तो अपने पास रखो उसको, और 15-20 दिन बाद फिर दोबारा उसको देखो, तब आपको कमियां नजर आएंगी। एक उस्ताद ख्वाब साहब का एक शेर है, इसमें याद आया मेरे, कि उस्ताद की नज़र से जो देखा गज़ल को ख्वाब, होने लगी शिकायतें अपने कलाम से। क्या बात है, बहुत अच्छी। तो आपको अपने कलाम से शिकायतें होने लगे तब सही, आप सही राह पर जा रहे हो, उसको दुरुस्त कीजिए। आप अपने आप ही दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन किसी जानकार को, आपसे उस्ताद लेवल का कोई हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने समकक्ष को, मित्र हो, उसको भी सुनाइए, दिखाइए, तो आपको कम से कम इनपुट मिलेगा, अच्छी प्रतिभा मिलेगा, तो आप सुधारिए। तो देखिए तब जाके दुनिया के सामने, क्योंकि आपने अच्छा कई बार, और किताब छपाने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ये मेरी सलाह सबसे रहती है। कई लोग हैं, जानता हूँ मैं, नाम नहीं किसी को लूँगा, 2-2, 3-3 गज़लों की किताब छपी थी, पूरी 2-3 किताबों में एक भी गज़ल नहीं है, 3 किताबों में एक भी गज़ल नहीं है, उनमें किताबें छाप दी, क्योंकि पैसे आपके पास, आप लोग कौन मना करता है। सही बात। लेकिन किसी को दिखा के, भले ही जिंदगी में एक ही किताब छपे या ना छपे, ये सही बात है, जो छपे वो अच्छा छपे, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा मिले लोगों को, पढ़ने वाले। गुजराती में एक शायर है, मतलब हमारे पालनपुरी, सैफ पालनपुरी साहब नहीं, सैफ पालनपुरी नहीं, लिखते हैं कि मारी हस्ती मारी पाछड़ ओजस पालनपुरी, मारी हस्ती मारी पाछड़ ई रीते विसराई गई, आंगળી जड़माथी નીકળી ने जगह पुराई गई। वाह वाह, क्या बात। एक शेर से बंदा जिंदा है, बिल्कुल एक शेर आपको अमर कर देगा साहब, एक शेर आपको अमर कर देगा। ऋषिपाल धीमान जी से मिले और उनकी कविता में पूरा हमने देखा, उनकी बातों में देखा, मतलब
एक वैज्ञानिक पूरा कवितामय होता है और पूरा एक आदमी जो समाज को चाहिए वो मिलता है। सबकी बिगड़ी को बनाने निकले यार हम तुम भी दीवाने निकले। क्या बात है, क्या बहुत रेत है धूप है सहरा है यहाँ, प्यास हम कहाँ बुझाने निकले। वाह वाह वाह, क्या और चांद को रात में मौत आई थी, लाश हम दिन को उठाने निकले। वाह वाह, क्या बात है। ये ऋषिपाल धीमान जी का जो पूरा व्यक्तित्व है हमको मतलब ये गुजरात में बरसों से मतलब 1995 से मतलब साइंटिफिक तौर पे रहे, फिर आसाम गए, फिर दोबारा गुजरात ने यहाँ पर बुला लिया सारी हस्तियों का। गुजरात एक कृष्ण भगवान भी द्वारका में आए हुए थे। तो सारी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहना चाहिए, अच्छी सोच का, अच्छी दिव्यत्व। द्वारका मतलब उत्तराखंड को तो देवभूमि कहते हैं, तो वहाँ से भी ये संस्कार गुजरात में आते हैं। गुजरात से कुछ महात्मा गांधी जी के वहाँ पर जाते हैं। तो ये आदान प्रदान सब कविता को पूरा जिंदा रखता है। जीटीपीएल परिवार की ओर से, सब दर्शक मित्रों की ओर से उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। आपने बहुत बहुत आभार।